दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के अधिवासों की चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में जो पर्वतीय अधिवास होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। साथ में ये जो आपके जो खासकर यूपीएसएससी में प्रश्न कभी-कभी इस प्रकार के आते हैं कि एक मंजिले मकान को क्या कहते हैं, दो मंजिले मकान को क्या कहते हैं, बरामदे को क्या कहते हैं। और इस प्रकार के इस क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कोटी बनाल शैली। कोटी बनाल शैली जो आपकी है, ये इस प्रकार की शैली जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को मतलब हम मान सकते हैं कि इस प्रकार के भव्य मकान उत्तराखंड में पहले बनते थे। इसके लिए हम आज भी हमको जो है गर्व होना चाहिए उत्तराखंडियों पर। और जो हमारी पुरानी पीढ़ी का जो हमारा ज्ञान था, उस पर भी हम क्या हो सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं। ठीक है? तो जो कोटी बनाल शैली थी, वो जो एक शैली थी, ये भवन निर्माण की एक शैली थी। भवन निर्माण की शैली थी, जिसमें जो भवन थे, इन्हें बनाया जाता था भूकंप रोधी। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण इसमें किया जाता था। ठीक है? ये कुछ इस प्रकार के भवन थे देखिए, बहुत खूबसूरत भवन दिखते हैं ये, ठीक? और 1991 में जब उत्तरकाशी में भयानक भूकंप आया था, उस भूकंप में भी ये जो मकान जितने भी बने थे, इनकी जो शैली जिस इस शैली में जितने भी मकान बने थे, ये सारे के सारे जो थे वो सुरक्षित रहे थे। ठीक है? तो अब आजकल बहुत सारी बात होती है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो हम ध्यान ये देते हैं कि डिज़ास्टर होने के बाद किस प्रकार के काम किए जाएँ, जबकि हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि डिज़ास्टर पहले तो संभावना ऐसी करें कि ऐसा कुछ प्लानिंग करें कि डिज़ास्टर की आवृत्ति कम से कम हो, क्योंकि आने तो डिज़ास्टर है ही। लेकिन उससे पूर्व जो तैयारियाँ होती हैं, उसमें हम जो है इसको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोटी बनाल शैली। ठीक है? तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कोटी बनाल शैली का। देखिए कितने खूबसूरत मकान लग रहे हैं। ठीक? देखिए, यह शैली उत्तराखंड की एक विशेष वास्तु शैली है, जो उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इस शैली की खासियत है इसका भूकंपरोधी डिज़ाइन। यह शैली विशेषकर कहाँ प्रचलित है आपकी उत्तरकाशी क्षेत्र में। और एक कोटी बनाल शैली से क्वेश्चन आया था आपका वीडियो री एग्ज़ाम में। जब भी आपका हुआ था 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है। वीडियो री एग्ज़ाम में जो है इससे आपका प्रश्न पूछा गया। ठीक, अब चलते हैं अधिवासों के बारे में। ये थोड़ा-सा कठिन टॉपिक है। हमने कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाएँ। देखिए चलिए, पहले देखिए पर्वतीय अधिवास क्या होते हैं? मानव प्राकृतिक भूदृश्यों का उपयोग कर उन पर अपनी कृतियों की छाप लगाता है। वही प्र सांस जो वही भूदृश्य हैं, वो वही जो आपकी छाप है, वो क्या बन जाते हैं आपके सांस्कृतिक भूदृश्य बन जाते हैं। तो परिभाषा कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? आगे चलें ज़रा। मानव अधिवासों को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला जो कारक मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला है, ये आपका है भौतिक जो तथ्य है, यानी भौतिक जो लक्षण है उसका, वो जो आपका है मानव अधिवास को क्या करता है? प्रभावित करता है। पहला आपका है भौतिक तथ्य। देखिए विषम, बीहड़ और कठोर जलवायु वाले मानव अधिवासों की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी ऐसे जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, वहाँ पर मनुष्य मकान नहीं बनाएगा जहाँ की जलवायु क्या होगी? कठोर होगी, जो इलाके क्या होंगे? बीहड़ होंगे, जिनकी स्थलाकृति जो होगी क्या होगी? ऊबड़-खाबड़ वाली होगी या विषम, ठीक? तो नदी घाटियों में अपेक्षाकृत जो है अस्वास्थ्यकर जलवायु होने पर भी उत्तम मिट्टियाँ, सिंचाई के प्रचुर साधन तथा समतल कृषि भूमि का बाहुल्य होता है। यहाँ कृषि उपयोगिता की अधिकतम संभावना होती है और ये जो आपका है सघन अधिवासों को जन्म देती है। तो आपसे प्रश्न आएगा, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप कर सकते हो कि जो मानव अधिवासों की सघनता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है आपकी नदी घाटियों में। बस इतना ही नोट करना, बाकी लाइन छोड़ दे। उसके बाद अगर हम बात करें सांस्कृतिक तथ्य, यहाँ से आपका सवाल निकल के आएगा कि भयात का क्वेश्चन आ सकता है कि समाज को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक ही जाति या रक्त संबंध के लोग एक ही स्थान पर बसते हैं और उनकी जाति के नाम पर ही गांव के नाम रख दिए जाते हैं। यह गांव उसी जाति के मूल निवासियों द्वारा बसाए गए होते हैं। यहाँ व्यक्ति के ऊपर उनकी भयात का स्थान होता है। एक ही गांव में कई थोक मिलते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक जाति या रक्त संबंध के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो भयात से प्रश्न आपका आ सकता है कि भयात किसे कहा जाता है? समाज में कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर एक ही जाति या रक्त संबंध के लोग होंगे, वहां पर जो है उसी के नाम पर जो है गाँव रख दिया जाता है, जैसे मेहरा गाँव, जैसे कि आपका मेहरा गाँव।
जैसे आपने सुना होगा पांडे गांव, ठीक है। तो उसी जाति के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। यह गांव उस जाति के मूल निवासियों द्वारा बसाए गए होते हैं। यहाँ ऊपर के यहाँ व्यक्ति के ऊपर जो है उनके समाज का स्थान होता है। एक ही गांव में कई थोक मिलते हैं जिनमें प्रत्येक में एक ही जाति है, रक्त संबंध। तो आप याद रखना कि भयात किसे कहा जाता है, समाज को कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न का निकल, ठीक। पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण अधिवास होते हैं ये जो है जनरली बसे होते हैं कहाँ, रौलियों के दोनों ओर समतल या बहुत ढलवा, थोड़ी बहुत ढलवा भूमि पर। किसी रोली के एक या दोनों ओर के पर्वत ढाल गांव को उसकी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार मुख्य गांव के निकट एक छोटा सा गांव बच जाता है जिसे लगिया या तोप कहते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकल के आया कि मुख्य गांव के निकट एक छोटा सा जो गांव है इसको क्या कहते हैं, लगिया या तोप। ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी पूछता है, ध्यान रखना। लगिया या तोप किसको कहते हैं, छोटे गांव को कहते हैं लगिया या तोप, बड़े गांव से बसा हुआ। एक प्रश्न आपका आएगा बरसाती नाला। बरसाती नाले को क्या कहा जाता है, रोलियो। हमारी साइड इसको कहते हैं रौला। क्या कहते हैं, रौला कहते हैं। नहीं, रौला में रौले रौले के किनारे मकान बना दिया। तो बरसाती नाले को क्या कहा जाता है, रोलियो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है अधिवासों के प्रकार। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड के जो आवास है इसमें सघन अधिवास है वो कितनी ऊंचाई तक है, 1200 से 1500 मीटर। ठीक, पढ़ते हैं जरा। इस प्रकार की बस्तियां प्रायः घाटी में समतल भूखंडों से कुछ ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। इन भागों के निवासी पर्याप्त जल सुविधाओं से तो वंचित रह जाते हैं, किंतु पशुचारण, वन एवं उत्तल जलवायु सुविधा होने के कारण इन स्थानों पर बसने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। सघन अधिवास मेंस का क्वेश्चन है, आप केवल इतना याद कर लेना इसमें कि सघन आवास जो है वो कितनी ऊंचाई तक है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि जिससे आपका जो है लेंदी चीज बने, लेकिन हमको वीडियो बनाने में तो ये सब चीजें लिखनी पड़ती है उसमें, नहीं तो आपको समझ में एकदम आएगा। तो आप बस याद रखना सघन आवाज जो है 1200 से 1500 मीटर। उसके बाद आपका है उपखंडित या विरल आवास। नाम से पता चल रहा है 1800 से 2250 मीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ कृषक साधारणतः खेतों के मध्य बने छोटे छोटे आवासों में रहते हैं जहां वे खेतों की रक्षा भलीभांति कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करना। उसके बाद अगला है आपका एकाकी अधिवास। एकाकी अधिवास जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, 2250 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ध्यान से देखना, आपने अपने गांव में देखा भी होगा। देखिए, उच्चस्थ शिखरों में कहीं कहीं दोहरे या जुड़वा ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। दो प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जैसे माना एक की बाउंड्री, एक हम इसको एक समता रेखा मान लें, तो कुछ गांव जो बसे होंगे या कुछ मकान जो आपके बसे होंगे इस रेखा के ऊपर बसे होंगे, ठीक। और जो कुछ गांव होंगे आपके इस रेखा के नीचे बसे होंगे, इस रेखा के नीचे बसे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गांव होंगे, जो ऊपर की साइड गांव बसे होंगे, इनको कहते हैं मल्ला गांव। क्या कहते हैं, मल्ला गांव। मल्ला मतलब ऊपर। और निचले वाला हिस्सा कहा जाएगा आपका तल्ला गांव। क्या कहा जाएगा, तल्ला गांव। आपने आपने सुना होगा मल्ला गांव, तल्ला गांव सुना होगा, ठीक। तो देखो, मल्ला गांव ग्रीष्म ऋतु में तथा तल्ला गांव शीत ऋतु के लिए प्रयुक्त किया था। यानी जो मल्ला गांव होगा इसमें जो लोग होंगे ये रहेंगे आपके कहाँ, ग्रीष्म ऋतु। और जो तल्ला गांव होगा ये इसमें रहेंगे आपके ऋतुकालीन प्रवास होते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मल्ला गांव तल्ला गांव, मल्ला गांव किसके लिए होता है, ग्रीष्मकालीन आवास के लिए। तल्ला गांव किसके लिए होता है, शीतकालीन आवास। ठीक। और ये किसका उदाहरण है, मल्ला गांव तल्ला गांव एकाकी अधिवास। ठीक हो गया। उसके बाद अधिवासों के प्रतिरूप, यानी इनके प्रतिरूपों को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो, प्रथम प्रकार के जो अधिवास हैं इसमें रहते हैं गांव के ठोकदार, मालदार, प्रधान, उच्च ब्राह्मण और राजपूत। इन्हें ग्राम भूमि के उच्चतम भागों में बसाया जाता था। यह 2 मंजिले, कभी कभी 3 मंजिले बनाए जाते थे। इसमें पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, गौशाला अलग से बनाई जाती थी। बस आप याद रखना, प्रथम प्रकार के जो गांव होंगे, उच्च स्थानों पर जो लोग रहेंगे, यानी जिनका समाज में उच्च प्रकार का ओहदा होगा, ये रहेंगे समाज के गांव के सबसे टॉप क्षेत्र में। आपने हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार की चीजें पढ़ी, ठीक। मध्यम वर्गीय जो श्रेणी के परिवार थे इसमें निम्न वर्गीय ब्राह्मण और राजपूत रहते थे। और जो समाज का निचला तबका था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग थे, उनको बचाया जाता है गांव के निचले से। यानी हम इसकी अगर हायरार्की बनाए तो सबसे टॉप में जो है उच्च ब्राह्मण, उच्च लोग रहेंगे। उसके बाद दूसरे में आपका जो है निम्न वर्गीय लोग रहेंगे। तीसरे में आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते थे। ये हमारी समाज की एक विडंबना है, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी जो है कड़वी सच्चाई है, ठीक। अब देखना पर्वतीय क्षेत्र में गृह निर्माण की शैलियां। ये जो गृह निर्माण की श्रेणियां थी, ये जब हम स्टार्टिंग में हमने मकान बनाने स्टार्ट किए पर्वतीय क्षेत्रों में तो किस प्रकार से किए उसके बारे में ये बताता है।
आदिवासियों की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में वन्य जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से गांव के सारे मकान ऊंची ऊंची सुदृढ़ वर्गाकार दीवारों से घिरे हुए गढ़नुमा बनाए जाते थे। ये दीवारें किले के समान कार्य करती थी। इन दीवारों पर भारी किवाड़ वाली पोलियां बनाई जाती थी। पोली को क्या कहते हैं? फाटक कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, जिन्हें बंद करने पर गढ़ी किले के अंदर प्रवेश करना संभव होता था। प्रत्येक मकान के अग्रभाग पर क्या होता था? चौक होता था। चौक को क्या कहते हैं? गडियार। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखो, अब इनको अपनी कॉपी में अलग से नोट करना। फाटक को क्या कहते हैं? खोलियां। चौक को क्या कहते हैं? गडियार। जो समतल चौक और पत्थरों से पटा रहता था, इसका उपयोग पशुओं के बांधने, चौक का प्रयोग क्या होता है? पशुओं को बांधने, अनाज की मढ़ाई, बारात का स्वागत करने, बैठक करने, पांडव नृत्य और अनाज सुखाने में होता था। चौक का प्रयोग होता था। चौक को क्या कहते हैं? गडियार। ऐसे प्रश्न यूपीएससी निकाल सकता है आपके लिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आप करें घरों के प्रकार। जो एक मंजिले घर होते थे, इसको कहा जाता था आपका भूमंडिया, भियारा या इखंडा। दो मंजिले मकानों को कहा जाता था दुखंडा या दीपुड़ा। ठीक। और ऊपरी मंजिल को कहा जाता था मंजुल या पांड। निचली मंजिल को कहते थे हम ओबरी। कहीं कहीं बिना किवाड़ों के तीन चौखट वाले डंडियाल बनाए थे, इसको क्या कहते थे हम? तिबारी। तीन चौखट वाले डंडियाल क्या? तिबाड़ी। ठीक। एक मंजिला मकान को क्या कहेंगे? भिमंडा, भियारा या इखंडा। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। दो मंजिले मकान को दुखंडा या द्विपुड़ा। नाम ही से देखो ऑप्शन छट जाता है। दुखंडा या द्विपुड़ा मतलब दो लग रहा है। तिबारी मतलब तीन चौखट वाले डंडियाल। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ओछदो। ओछदो किसको कहते हैं? बरामदे को कहते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार आए एग्जाम में। ओछदो किसको कहते हैं? हम बरामदे को कहते हैं। खरिया कहते हैं ग्रामीण आवासों के निकट, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद भिमुंडा कहते हैं एक तल्ला घर। उसके बाद खोली किसको कहते हैं? ड्यूटी अथवा कोठे के मुख्य द्वार। जाल बिच्छा कहते हैं हम ताले को, जो लकड़ी का ताला होता था प्राचीन काल में, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम? जाल बिच्छा। तो जाल बिच्छा हो गया लकड़ी का ताला, खोली हो गया ड्यूटी अथवा कोठे का द्वार, भिमुंडा हो गया एक तल्ला घर, खरिया हो गया आपका ग्रामीण आवासों के निकट, ओछदो आपका हो गया बरामदा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कठिन है, दो तीन बार पढ़िएगा। ठीक है। नोट बनाइएगा, आपका ये आसानी से कवर हो जाएगा और इस प्रकार के सवाल आपके आजकल बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सपोर्ट अगर आपका मिलता रहा, थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। पंचायती राज का एक बहुत बेहतरीन वीडियो और उत्तराखंड के मेलों का एक बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन हमने तैयार कर रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पर आपके फ्री ऑफ टेस्ट कराए जाते हैं आपके। ये हमारे क्लासेस से अगर आपको जुड़ना है तो इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।